गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोग पाठ 8 हिंदी विश्व शांति की भाषा नामक पाठ का अध्ययन कर रहे थे बच्चों, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था कि जब साइजी माकिनो एक पशु चिकित्सक के रूप में भारत आए और यहाँ आने के बाद उन्होंने यहाँ के वातावरण, यहाँ के लोगों से, रविन्द्रनाथ टैगोर से, महात्मा गांधी से और हजारी प्रसाद द्विवेदी से इतने प्रभावित हुए कि ये कई साल तक यहीं पे रहे। इसके साथ साथ यहाँ आने के बाद उन्होंने दुभाषी का कार्य भी किया था। बच्चों आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रत्नावली कौशिक जी कहते हैं कि जापान में हिंदी की क्या स्थिति है, यानी कि आज जो है जापान में हिंदी की क्या स्थिति है। इस तरह का प्रश्न वे उनके सामने रखते हैं। किसके सामने बच्चों? साइजी माकिनो के सामने। तो साइजी माकिनो उत्तर क्या देते हैं? जापान में भारतीयों और हिंदी भाषा का बहुत अधिक सम्मान है। वे कह रहे हैं कि जापान में भारतीयों का भी सम्मान है और हिंदी भाषा का भी सम्मान है, यानी कि दोनों का वहां पे बहुत ही अधिक सम्मान है। जापान की 2 नेशनल यूनिवर्सिटी ओसाका और टोक्यो में बीए और एमए स्तर पर हिंदी पढ़ाई जाती है। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जापान में हिंदी की इतना सम्मान है कि वहाँ की विश्वविद्यालय, यानी कि जो नेशनल यूनिवर्सिटी वहाँ का है ओसाका और टोक्यो, वहाँ पे बीए और एमए स्तर पर हिंदी की पढ़ाई भी वहाँ पे होती है। भारत के लिए यह गौरव का विषय होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि भारत के लिए यह गौरव का विषय होना चाहिए कि उसकी भाषा को किसी अन्य देश के लोग उसका अध्ययन कर रहे हैं। ये हम सभी भारतीयों के लिए गौरव का विषय होना चाहिए। यहाँ के लोग भी जापानी सीख रहे हैं। पहले यहाँ सिर्फ सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स था, अब बीए कोर्स भी है और हर साल बहुत लोग बीए की परीक्षा में बैठते हैं। और बोले कि यहाँ के लोग भी जो इंडिया में जो है जो जापानी बहुत सारे लोग जापानी भाषा सीख रहे हैं। पहले यहाँ सिर्फ सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स था, पहले यहाँ पे सिर्फ जो है सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स ही था, लेकिन अब जो है बीए का कोर्स भी है और हर साल बहुत लोग बीए की परीक्षा में बैठते हैं। यानी कि अब बहुत सारे लोग जो है बीए की परीक्षा में बैठते हैं और हर साल मेरा मानना है कि भाषा देशों को भावना के स्तर पर जोड़ती है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरा मानना है कि भाषा जो है किसी भी देश की भाषा है जो बच्चों वो लोगों को एक दूसरे के से जोड़ती है, एक दूसरे के एकता के सूत्र में बांधती है, एक दूसरे की भावनाओं को जोड़ती है। इसीलिए भाषा का हमारे जीवन में या तो राष्ट्र के दो देशों के मिलाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसीलिए कह रहे हैं कि भाषा देशों को भावना के स्तर पर जोड़ती है, यानी कि एक दूसरे से जोड़ने का माध्यम जो है भाषा ही है। जापानी में संस्कृत शब्द भरे पड़े हैं। कह रहा है कि जापान में संस्कृत के शब्द जो हैं, बहुत सारे ऐसे संस्कृत के शब्द हैं जो जापानी भाषा में भरे पड़े हैं। इन दिनों बंगाली भाषा भी जापान में जोर पकड़ रही है। वो बोल रहे हैं कि इस समय जो है बंगाली भाषा जो है जापान में बहुत ही जोर पकड़, यानी कि बंगाली भाषा पे लोग, जापान के जो लोग बहुत ही ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि कलकत्ता यानी कि कोलकाता एशिया का दरवाजा है। वो बोल रहे हैं कि कोलकाता जो एशिया का दरवाजा है। एक समय में सबसे ज्यादा जापानी कलकत्ता में ही रहते थे, अब तो पूरे देश से बिखर गए। वे कह रहे हैं कि कोलकाता जो एशिया का दरवाजा है और एक समय ऐसा था कि बहुत सारे जापानी, यानी कि मैक्सिमम जो जापानी जो है वे कोलकाता में ही निवास करते थे। इसलिए उन्हें बंगाली भाषा सीखने की जरूरत पड़ती थी क्योंकि वे कोलकाता में रहते थे। लेकिन आज स्थिति यह है कि जापान के लोग हर जगह बिखरे पड़े, यानी कि हर जगह रहते हैं। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ कोलकाता में ही रहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्या कर रहे हैं कि जापान में और कौन विशिष्ट लोग हिंदी सेवा में रत हैं। रत मतलब लगे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि बच्चों की जापान में ऐसे कौन लोग हैं, ऐसे कौन विशिष्ट लोग हैं, खास लोग हैं जो हिंदी की सेवा कर रहे हैं। तो उनका उत्तर है कि प्रोफेसर दोई ने टोक्यो विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग की स्थापना की। वो बोल रहे हैं कि जापान में ऐसे बहुत से लोग हैं जो हिंदी की सेवा में लगे हुए हैं। उनमें से है प्रोफेसर दोई। कौन है बच्चों? प्रोफेसर दोई। और प्रोफेसर दोई ही ऐसे हैं जिन्होंने टोक्यो विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग की स्थापना की, यानी कि प्रोफेसर दोई ने
टोक्यो में हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना की। कौन से विश्वविद्यालय की बच्चों? तो हिंदी विभाग की, सॉरी विश्वविद्यालय नहीं बच्चों, हिंदी विभाग की स्थापना उन्होंने टोक्यो में की। किसने की? प्रोफेसर दोई ने। वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बोले कि वे बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, इस तरह के विभाग की स्थापना करके वे बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। प्रोफेसर तोशियो तनाका ने भीष्म साहनी की तमस का जापानी में अनुवाद किया। बच्चों, भीष्म साहनी द्वारा लिखित तमस एक बहुत ही अच्छा उपन्यास है। उस उपन्यास को प्रोफेसर तोशियो तनाका ने जापानी भाषा में अनुवाद किया। भीष्म साहनी की कौन सी रचना को उन्होंने अनुवाद किया? तो तमस जो उनका उपन्यास है उसका उन्होंने प्रोफेसर तोशियो तनाका ने जापानी भाषा में अनुवाद किया। प्रोफेसर कोगा ने जापानी हिंदी कोश की रचना की और प्रोफेसर कोगा ने जापानी हिंदी कोश की रचना की, यानी कि जापानी और हिंदी का डिक्शनरी उन्होंने एक उसकी रचना की। उन्होंने गांधी जी की आत्मकथा का जापानी में अनुवाद भी किया और गांधी जी की जो आत्मकथा थी सत्य की खोज, उसका उन्होंने जापानी भाषा में भी अनुवाद किया। इसके लिए उन्होंने गुजराती भी सीखी और महात्मा गांधी की आत्मकथा को जापानी भाषा में अनुवाद करने के लिए उन्होंने गुजराती भाषा को अपनाया, उसको सीखा, तब कहीं जाकर के वो महात्मा गांधी द्वारा लिखित सत्य की खोज नामक उनकी आत्मकथा को जापानी भाषा में अनुवाद कर सके। प्रोफेसर मोजो कामी हर साल हिंदी का एक नाटक तैयार करते और उसका मंचन करने के लिए भारत आते और कह रहे कि प्रोफेसर मोजो कामी हर साल एक हिंदी नाटक जरूर तैयार करते, उसको अपने हिंदी नाटक जरूर वो किसी तरह से तैयार करते और उसका मंचन करने के लिए, यानी कि उसको दिखाने के लिए, उसका मंचन करने के, उसको प्ले करने के लिए वो हर साल भारत आते थे। प्रोफेसर सकाता ने भी हिंदी साहित्य पर बहुत काम किया और इसके साथ साथ प्रोफेसर सकाता ने भी हिंदी साहित्य पर बहुत सारा काम किया। तो बच्चों, ये वो विशिष्ट लोग थे जिन्होंने हिंदी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया। आप इसको ध्यान में रखिएगा इन लोगों को। जैसे प्रोफेसर दोई ने टोक्यो विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग की स्थापना की। प्रोफेसर तोशियो तनाका ने भीष्म साहनी द्वारा लिखित तमस नामक उनके उपन्यास का जापानी भाषा में अनुवाद किया। प्रोफेसर कोगा ने जापानी हिंदी कोश की रचना की, यानी कि जापानी हिंदी भाषा का एक डिक्शनरी उन्होंने रचना की उसकी। और उसके साथ साथ उन्होंने गांधी जी की आत्मकथा का भी उन्होंने जापानी भाषा में अनुवाद किया। और प्रोफेसर मोजोकामी हर साल एक हिंदी नाटक तैयार करते थे। इस तरह से ये खास लोग थे, ये विशिष्ट लोग थे जो हिंदी के लिए एक मिसाल कायम हुई, यानी कि हिंदी को उन्होंने बहुत थोड़ा आगे ले जाने का कार्य किया। आगे देखते हैं, आपने भी तो हिंदी की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों का जापानी में अनुवाद किया है। अब रत्नावली कौशिक जी साइजी माकिनो से अगला प्रश्न करते हैं और कहते हैं कि आपने भी तो कुछ हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों का जापानी भाषा में अनुवाद किया है। अभी तो उन्होंने कहा कि आप विशिष्ट लोगों की मैं बात कर रहा था कि वो विशिष्ट लोग कौन कौन से जिन्होंने की हिंदी भाषा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके साथ साथ वो कह रहे कि अब आपने क्या किया, आपने भी तो शायद कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पुस्तकों का हिंदी जापानी भाषा में अनुवाद किया। तो साइजी माकिनो उत्तर देते हैं, हाँ, मुझे भगवती चरण वर्मा का उपन्यास चित्रलेखा बहुत पसंद आया। बोले कि साइजी माकिनो से जब ये पूछा गया कि आपने भी तो हिंदी की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों का जापानी भाषा में अनुवाद किया, तो साइजी माकिनो कहते हैं कि हाँ, मैंने भगवती चरण वर्मा का जो सबसे बहुत ही फेमस उपन्यास है, बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास चित्रलेखा का जापानी भाषा में अनुवाद किया। इसके अलावा आपने और भी कई पुस्तकें लिखी। जब बोले कि मतलब आपने तो चित्रलेखा को जापानी भाषा में अनुवाद किया, इसके अतिरिक्त आपने और भी कई पुस्तकें लिखी। तो उत्तर दे रहे हैं कि हाँ, टैगोर और गांधी एक तुलनात्मक अध्ययन का उन्होंने लिखा। जापानी आत्मा की खोज, ये भी उन्होंने लिखा। भारत में 40 साल पुनर्विचार और सिंहावलोकन जैसी पुस्तकें लिखी। वो बोल रहे हैं कि भारत में 40 साल
का पुनर्विचार और सिंहावलोकन जैसी पुस्तकें लिखी। सिंहावलोकन मतलब होता है बच्चों पुनः किसी चीज को दृष्टिपात करना, यानी कि पुनः पुनः जो है उस बारे में लिखना, उस बारे में सोचना, किसी भी चीज के बारे में। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मैंने जो भारत में 45 साल बिताया है, उस 40 साल के बारे में मैंने पुनर्विचार और उस 40 साल का सिंहावलोकन जैसी कुछ पुस्तकें लिखी। अभी एक पुस्तक की पांडुलिपि तैयार हुई है। पांडुलिपि मतलब होता है बच्चों पुस्तक का हाथ से लिखा रूप, यानी कि जब भी कोई पुस्तक कोई लेखक लिखते हैं तो क्या करते हैं, पहले हाथ से तो लिखते, तो वही उसी को हम कहते हैं पांडुलिपि। तो उन्होंने बोला कि अभी मैं जो इसमें पुस्तक लिख रहा हूँ उसका पांडुलिपि तैयार है, यानी कि अभी मैं उसको हाथ से लिखा हूँ वो पूरा तैयार है। भारत वर्ष में 45 साल मेरी हिंदी यात्रा। बच्चों वो रहे हो तो भारत में 45 साल, लेकिन एक उन्होंने ऐसे बुक लिखा कि 40 साल का उन्होंने पुनर्विचार लिखा और सिंहावलोकन जैसी पुस्तकें लिखा कि 40 साल उन्होंने कैसे बिताए। और उसके बाद उनकी अगली पुस्तक थी वो थी कि भारत वर्ष में 45 साल मेरी हिंदी यात्रा, यानी कि भारत में जो जिस तरह से 45 साल उन्होंने गुजारा था उस यात्रा के बारे में उन्होंने इस पुस्तक में लिखा है। अगला प्रश्न है, आज की नई पीढ़ी जो पश्चिमी सभ्यता के पीछे भाग रही है, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे। फिर प्रश्न करते हैं कि आज की जो नई पीढ़ी जो है, आज की जो जनरेशन है वो पश्चिमी सभ्यता के पीछे भाग रही है, यानी कि विदेशों का पश्चिमी सभ्यता का वो अनुकरण कर रही है, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, उनके बारे में अपनी राय बताइए। तो वे उत्तर देते हैं, नई पीढ़ी अपनी सभ्यता संस्कृति से दूर होती जा रही है। बोले कि जो नई पीढ़ी है वो अपनी सभ्यता से अपनी संस्कृति से दूर होती जा रही है। ये बड़ी दुख की बात है। वो कह रहे हैं कि जब मैं देखता हूँ आज की नई पीढ़ी को कि जो अपनी सभ्यता को भुला कर बैठा, वो अपनी संस्कृति को भुलाए बैठा है, उससे दूर होता जा रहा है। इसे देख करके मुझे बहुत ही दुख होता है। अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए अपनी भाषा और संस्कृति ही काम आती है, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपका देश आगे बढ़े, आप अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो बहुत जरूरी है कि अपनी भाषा को अपनी संस्कृति को आप ले करके चले, उसको तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अगला प्रश्न है, पढ़ने लिखने के अतिरिक्त आपके और कौन कौन से शौक हैं। वो बोला कि पढ़ाई लिखाई के अलावा आप ऐसा कौन सा कार्य करना पसंद करते हैं, कौन सा आपको ऐसा शौक है। तो उत्तर देते हैं, मुझे जापानी बगीचा लगाना बहुत अधिक पसंद है। वो बोले कि मुझे जापानी बगीचा लगाना बहुत ही अधिक पसंद है। जहां जाता हूँ फूल पत्ती और पेड़ों के साथ दोस्ती कर लेता हूँ, और जहां भी जाता हूँ वहां फूल पत्ती और पेड़ों के साथ दोस्ती कर लेता हूँ, यानी कि उन्होंने बोला कि मुझे प्रकृति के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है, पेड़ पौधों के बीच बहुत रहना अच्छा लगता है। इसीलिए कि मैं अपने जापान की जो तकनीक होती है जापानी बगीचा, उससे मैं लगाना बहुत पसंद करता हूँ। और जहां भी जाता हूँ इन प्राकृतिक चीजों से, यानी कि प्रकृति के छवि से, उसकी छटा से मैं दोस्ती कर लेता हूँ, यानी कि फूल पत्ती और पेड़ों के साथ मैं दोस्ती कर लेता हूँ। जगह जगह पेड़ लगाता हूँ। कुछ लोग जापानी फूल लगाने की कला भी सीखने आते हैं, और बोला कि जगह जगह मैं पेड़ को लगाता हूँ। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो जापानी फूल लगाने की कला जो है यहाँ मुझसे सीखने आते हैं, यानी कि वो उन्हें भी पसंद आता है हमारा इस तरह से बागीचा लगाना, तो वो मुझसे उस कला को सीखने आते हैं। अगला प्रश्न कर रहे हैं, अंत में कोई ऐसी बात जो आप अपने पाठकों से कहना चाहेंगे। बोले कि अंत में कोई ऐसी बात जो आपने अपने पाठकों से कहना चाहेंगे। बोले कि अगला प्रश्न कौशिक जी करते हैं कि अंत में ऐसी कोई बात जो आप अपने पाठकों से कहना चाहेंगे। तो बोले कि हाँ, मुझे हमेशा इस बात का खेद रहता है। वे उत्तर देते हैं और कहते हैं कि मुझे हमेशा इस बात का खेद रहता है कि जितना भारत माता का नमक खाया उतनी उसकी सेवा नहीं की।
बोले कि जितना मैं भारत माता की मैंने नमक खाई है उतना जो है मैं उनकी सेवा नहीं कर सका। भारत बहुत बड़ा देश है, उसका दिल भी बहुत बड़ा है। वो बोले कि भारत बहुत बड़ा देश है और उसका दिल भी बहुत बड़ा है। दुनिया का कोई देश उसका मुकाबला नहीं कर सकता, यानी कि दुनिया का ऐसा कोई भी देश नहीं है जो भारत की मुकाबला कर सकता है, क्योंकि भारत जितना बड़ा है उसका दिल भी उतना ही बड़ा है। तो बच्चों, ये पाठ आप लोग का समाप्त हुआ। आइए इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न क्या है, हिंदी विभाग की स्थापना किसने की? यानी कि यहाँ पे देखिए एक आया था आप लोग के बुक में कि टोक्यो विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी में हिंदी विभाग की स्थापना किसने की? तो हिंदी विभाग की स्थापना किसने की बच्चों? प्रोफेसर दोई ने। और दूसरा क्वेश्चन है, बच्चों कि भगवती चरण वर्मा के किस उपन्यास का साइजी माकिनो ने जापानी अनुवाद किया? यानी कि भगवती चरण वर्मा का ऐसा कौन सा उपन्यास था जिसे साइजी माकिनो ने जापानी भाषा में अनुवाद किया था? तो कौन सी उपन्यास था बच्चों? कौन सा उपन्यास था? चित्रलेखा उनका उपन्यास था जिसे साइजी माकिनो ने जापानी भाषा में अनुवाद किया था। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आगे हम लोग कल इसका अभ्यास कार्य को देखेंगे। आज के लिए इतने बच्चों, धन्यवाद।